गुड मॉर्निंग साथियों। आज का जो टॉपिक है वो है आपका शब्द शक्ति, जो कि एमपी टेट के सिलेबस में दिया हुआ है और इकाई 9 में है। काव्य शास्त्र के इकाई 9 का ये भाग है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझ लेना। हो सकता है कि आज ही हम आपके लिए काव्य दोष वाली वीडियो भी लाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है आपको। एक बार आप यदि हमसे समझ लेंगे, धैर्य बनाना होता है। देखिए, हमारे पास लाइव बोर्ड वगैरह तो नहीं है, तो हम आपको चेहरा दिखा के नहीं समझा पाते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरीके से भी आपको 100% दिया जाए। ठीक है, तो भाई बिल्कुल हमारी हेल्प करते रहें, वीडियो वगैरह शेयर करते रहें, तो भविष्य में हो सकता है कि हम आपको लाइव बोर्ड लेकर भी आए। ठीक है, तो अब बस यही है कि भाई हम डिजिटल माध्यम से तो आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन हाँ, यही हमारा एक डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, मोबाइल से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। कोशिश रहेगी पूरा आपको समझ में आए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हम सूचना देते हैं कि अभी भी 99 में इकाई 12, 13, 14 सभी PDF दी जा रही हैं, 14 से 20 तक केवल 99 में। हमारे नंबर प्राप्त करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, शॉर्ट वीडियो देखें, उनमें हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा शब्द शक्ति। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये शब्द शक्ति है क्या। नाम से स्पष्ट है कि शब्दों में कुछ ना कुछ शक्तियाँ होती हैं, यानी कि हमें शब्दों का कुछ बोध कराती हैं। अब शब्दों के जो ज्ञान का बोध कराती हैं वही हमारी क्या होती हैं, शब्द शक्तियाँ। यानी कि यहाँ पर हमें अर्थ का बोध जरूरी है। तो अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति हम कह सकते हैं बेटा कि अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, यानी हमें किसी भी शब्द का अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। तो देखिए, परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसे हम क्या कहते हैं? वृत्ति या व्यापार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि शब्द शक्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, आपने भाई रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, बनावट के आधार पर, ये सब के आधार पर आपने शब्द पढ़े होंगे, लेकिन वास्तविकता में शब्द शक्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला जो शब्द होता है वो होता है वाचक या अभिधेय, दूसरा होता है लक्षक या लाक्षणिक, और तीसरा होता है व्यंजक शब्द। तीसरा कौन सा होता है? व्यंजक शब्द। चलिए, तो यहाँ पर बस यही है कि देखिए, वाचक शब्द जो होता है, जैसा हम बोलें वैसा जो अर्थ देता है। ठीक है, जैसा हम बोलें वैसा अर्थ देता है, तो समझ लेना वहाँ पर क्या हो जाएगा? वाचक। ठीक है, वो कौन सा शब्द हो जाएगा? वाचक या अभिधेय शब्द हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी का नाम लिया, मैंने कहा सुनील, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा वाचक शब्द। ये कौन सा हो जाएगा? हमारा वाचक शब्द। ठीक है, लक्षक शब्द कौन से होते हैं? अब लक्षक या लाक्षणिक, तो बेटा स्पष्ट है कि इनका कोई लक्षण होगा, इनका कोई लक्षण होगा, या किसी दूसरे से आपके लक्षण मिल रहे होंगे। जैसे कभी कभी बोल दिया जाता है कि भाई मोहन क्या है? बैल है। अब मोहन के जो लक्षण हैं वो बैल जैसे मिल रहे हैं, मोहन के जो लक्षण हैं वो बैल के समान मिल रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हमारा कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? लाक्षणिक शब्द प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला है व्यंजक। तो बेटा बेंजक से एक शब्द याद रखना, व्यंजना। क्या याद रखना है आपको? व्यंजना याद रखना है। अब ये व्यंजना क्या है हम आपको समझाते हैं। बेटा, अंग्रेजी में आपने कमेंट शब्द पढ़ा होगा। कौन सा शब्द पढ़ा होगा? कमेंट शब्द पढ़ा होगा, और डेली आप लोग कमेंट करते भी हो, यहाँ पर डबल M होगा। ठीक है, डेली आप लोग कमेंट करते भी हो। अब कमेंट में आप लोग क्या करते हो? कुछ लोग हमारी वीडियो देखकर कमेंट करते हैं कि सर जी बहुत अच्छी है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर जी नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बहुत बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर ये बहुत उपयोगी वीडियो है। ठीक है, तो भाई हम जो पढ़ा रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो कमेंट आ रहे हैं वो सबके कैसे हैं बेटा? अलग अलग हैं। वो कैसे हैं? अलग अलग हैं। यानी वीडियो तो हमारी बेटा एक है, वीडियो तो हमारी एक है, लेकिन उसके नीचे जो कमेंट हैं वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो वहाँ पर कौन सी शक्ति होती है? तो वहाँ पर बेटा व्यंजक होती, व्यंजक शब्द होता है और व्यंजना शब्द शक्ति होती है।
आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो बस जहां एक शब्द के कई सारे अर्थ प्रकट होने लगे सबके अनुसार, ठीक है, अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग कमेंट होने लगे, अलग अलग अर्थ प्रयोग में लाने लगे, तो समझ लेना वहां पर व्यंजक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। वाचक शब्द या अभिधेय शब्द। अच्छा, वाचक शब्दों को और क्या कहते हैं? अभिधेय शब्द कहते हैं। तो ये कौन कौन से अर्थ प्रकट करते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिए जो वाचक शब्द होते हैं वो वाच्यार्थ अर्थ प्रकट करते हैं, अविधेयार्थ अर्थ प्रकट करते हैं और मुख्यार्थ अर्थ प्रकट करते हैं। अब सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी शब्द शक्ति अविधेयार्थ, कौन सी शब्द शक्ति अविधेयार्थ अर्थ प्रकट करती है? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिधा जो शब्द शक्ति है वो अविधेयार्थ अर्थ प्रकट करती है। तो ये तो आप आसानी से बता दोगे, लेकिन इनको सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये भी हम आपको बता दें। वाच्यार्थ मतलब जैसा हमने बोला वैसा अगर अर्थ मिल गया तो वहां पर वाचक शब्द होंगे, अभिधा होगी। और मुख्यार्थ, मुख्यार्थ में तो मुख्य वैसे ही हम आपको बोल रहे हैं कि एक अर्थ एक शब्द। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लक्षक या लाक्षणिक शब्द हैं ये लक्ष्यार्थ अर्थ प्रकट करते हैं। कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं? लक्ष्यार्थ अर्थ प्रकट करते हैं। व्यंजक शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं? व्यंगार्थ। कौन सा? व्यंगार्थ। व्यंग करते हो ना, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं क्या? व्यंजनार्थ। क्या बोल सकते हैं? व्यंजनार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा शब्द शक्ति का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन बन करके आते हैं वो इसी डायग्राम से आपको मिल जाते हैं। अब इस डायग्राम से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ध्यान रखना। इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आपको 3 प्रकार की बताना है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये याद होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि लक्षणा के कितने उपभेद हैं। तो लक्षणा के 2 उपभेद हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती। कौन कौन से? रूढ़ा और प्रयोजनवती। फिर पूछा जा सकता है कि प्रयोजनवती के कितने उपभेद हैं? तो गौणी और शुद्धा। क्लियर है? यहां से भी पूछा जा सकता है कि लक्षणा जो है, लक्षणा के निम्न में से लक्षणा का उपभेद कौन नहीं है। तो हो सकता है कि एक इस साइड वाला दे दें और 3 ऑप्शन आपको इसमें से दे दें। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा कौन सा तरीका है पूछने का कि भाई व्यंजना के उपभेद वो पूछ सकता है। ठीक है, फिर शाब्दी के भी उपभेद पूछ सकता है। और कई बार तो उसने ऐसा भी पूछा हुआ है, एमसीक्यू जैसा भी बन जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा आर्थी का उपभेद है, और 3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और लास्ट वाले में लिखा होगा कोई नहीं। तो आपको बेटा कोई नहीं पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आर्थी के कोई भी उपभेद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, 2 बार देख लेंगे, बस 2 बार इसकी डोज ले लेना है, आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसको एक एक करके समझते हैं। एमसीक्यूज भी इसके हम लगाएंगे। ठीक है, अगला है अभिधा। तो शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ देने वाली कौन सी है? अभिधा है। अभिधा का बेटा अर्थ होता है नाम, तो ये नामवाची अर्थ भी प्रकट करती है। कौन सा अर्थ प्रकट करती है? नामवाची भी। शब्द की प्रथमा शक्ति भी किसको कहा गया है? अभिधा को कहा गया है। शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ देने वाली अभिधा। अभिधा का जो अर्थ है वो नाम है। नामवाची अर्थ प्रकट करना किसका काम है? अभिधा का। शब्द की प्रथमा शक्ति कौन है? तो अभिधा शब्द शक्ति। क्लियर है? चलिए, जैसे अब यहाँ पर उदाहरण है एग्जाम्पल पर मैंने लिखा मोहन पढ़ रहा है। मैंने क्या लिखा? मोहन पढ़ रहा है। अब एक्चुअली में ये तो सीधी बात है, नामवाची अर्थ प्रकट हो रहा है, मतलब इसके अलावा तो कोई अर्थ प्रकट नहीं कर पा रहे हो आप। मोहन पढ़ रहा है मतलब पढ़ रहा है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम और देखेंगे। अब पहुंचेंगे हम लक्षणा शब्द शक्ति पे। तो लक्षणा शब्द शक्ति उन वाक्यों में होती है जिसमें किसी बात को समझाने के लिए अन्य मुहावरों या लोकोक्ति का सहारा लेना पड़ता है। लक्षणा में आपने एक उपभेद पढ़ा होगा, रूढ़ा। कौन सा? रूढ़ा। तो भैया ये जो हमारी लोकोक्तियां वगैरह होती हैं ये रूढ़ियां ही तो होती हैं। तो यहाँ से ध्यान रखे रहना कि रूढ़ा यदि लक्षणा का क्या है? भेद है। लक्षणा का क्या है? एक उपभेद है। तो आप कह सकते हो कि जो हमारी लोकोक्तियों का प्रयोग होगा वो कहाँ पर होगा? लक्षणा में प्रयोग होगा। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है चुल्लू भर पानी में डूब जाना। अब चुल्लू भर पानी में डूब जाने का सब लोग क्या अलग अलग अर्थ निकालते हैं? चुल्लू भर पानी में डूब जाना, इसका क्या सभी लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं? नहीं, सब लोग बस यही अर्थ निकालेंगे कि बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी लज्जा की बात है। तो देखिए, जब सब लोगों ने
सब लोगों ने क्या किया कि एक वाक्य बोला और उस वाक्य का केवल एक अर्थ निकाला, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा बेटा, लक्षणा हो जाएगा। वहां पर कौन सा हो जाएगा, लक्षणा हो जाएगा। अगर ज्यादा निकालते, जैसे मोहन अलग अर्थ निकालता, सोहन अलग अर्थ निकालता, रोहन अलग अर्थ निकालता, तो समझ लेना फिर वहां पर व्यंजना हो जाती। लेकिन हमें तो पता है कि जो मुहावरे और हमारी रूढ़ियां होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं, उनका केवल एक अर्थ होता है। ठीक है, एक अर्थ में हम उससे बोलते हैं और दूसरे अर्थ में उसका हम प्रयोग करते हैं, तो वहां पर फिर क्या होगा बेटा, लक्षणा होगा। क्या होगा, लक्षणा होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है बेटा व्यंजना शब्द शक्ति। क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति। तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि ये बिल्कुल कमेंट की तरह चलती है। ये किसकी तरह चलती है, कमेंट की तरह चलती है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, इसको तो बस केवल एक ही काम होता है, कमेंट करना। क्या करना बेटा, कमेंट करना। सब लोग अपने अपने अर्थ लगाएंगे यहाँ पर, सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने अर्थ लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर वास्तविकता में एक वाक्य बोल दिया जाए कि शाम हो गई, क्या हो गई बेटा, शाम हो गई, तो शाम हो गई का मतलब अगर मान लीजिए किसी मार्केट में बोल दिया कि शाम हो गई, तो वहाँ जो जो लोग होंगे वो अपने अपने अनुसार अर्थ लगाएंगे। कोई बोलेगा सर जी घर जाने का टाइम हो गया है। चोर सुनेंगे तो चोर बोलेंगे चलो भैया प्रबंध किया जाए लस्से अस्से का, किस मकान पर चढ़ना है हमें ये बताया जाए। ठीक है, मंदिर के जो पुजारी हैं वो कहेंगे कि भैया हमें आरती का समय हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से बात होगी कि भाई जिसका जो काम होगा, दुकान वाले क्या बोलेंगे, दुकान वाले बोलेंगे भैया ऐसा करो घर चल रहा है दुकान को बढ़ाओ। तो सबके लिए अलग अलग अर्थ में ये प्रयोग होगा। क्लियर है। अब हम समझ लेते हैं कि व्यंजना को ध्वन्यार्थ, ये बहुत जल्दी समझना है। ठीक है, और अच्छे से। व्यंजना को ध्वनार्थ, सूच्यार्थ, आक्षेपार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि भी कहा जाता है। ये इसके नाम है। और जबकि ये अर्थ कौन से प्रकट करती हैं, तो ये हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये व्यंग्यार्थ अर्थ प्रकट करती हैं। कौन से, व्यंग्यार्थ हो गया, दूसरा व्यंजनार्थ हो गया, व्यंजनार्थ। ठीक है, कौन से अर्थ, व्यंजनार्थ अर्थ प्रकट करती हैं। क्लियर है। तो ये आपको जरूर सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है और यहाँ से आपका बन सकता है कि सूच्यार्थ जो शब्द शक्ति है उसे हम और क्या कह सकते हैं, तो वो है व्यंजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉजिक के लिए केवल व्यंजना में एक चीज याद रखें, व्यंग्यार्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अनेकार्थी शब्दों का। और अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर बेटा, अपने एमसीक्यूज पर। ठीक है, कम से कम 15 से 20-25 एमसीक्यूज भी हम इसके लिए लाए हैं, तो इनको आप कर लीजिए। आशा करते हैं थोड़ा बहुत आपको अच्छे से बन जाएगा। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति क्या है, तो शब्द का अर्थबोध कराने वाली जो शक्ति होती है, क्या उसे शब्द शक्ति कहते हैं, रस कहते हैं, छंद कहते हैं या अलंकार कहते हैं। तो पहले का आंसर आप हमें कमेंट में देंगे और हम दूसरे के आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं, तो बेटा निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं, तो शब्द शक्ति को ही हम क्या कहते हैं, वृत्ति या व्यापार कहते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं, 1, 2, 3, 5। तो शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं बेटा, तो ये माने गए हैं 3। ठीक है, कौन कौन से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्लियर है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है, तो अभिधा देखो पहला है, लक्षणा दूसरा है, व्यंजना तीसरा है, लेकिन यहाँ पर जो रस है वो हमारा भेद नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। साक्षात सांकेतिक अर्थ कौन प्रदान करता है, साक्षात सांकेतिक अर्थ कौन प्रदान करता, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने पहले ही आपको बता रखा है कि जो अभिधा होती है वो साक्षात और सांकेतिक अर्थ प्रकट करती है। ठीक है, अभिधा वाली हेडिंग में पहले ही लिखा हुआ है, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है अभिधा में कि भैया ये प्रथम है, ये प्रथम भेद है ना, इसीलिए ये प्रथमा शक्ति है। अगर ये हमारी क्या हो जाए, ये हमारी क्या हो जाए, विफल हो जाए, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि जब प्रथमा शक्ति विफल हो जाए तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति प्रयोग होती है या आती है, तो वहाँ पर लक्षणा होती है। क्लियर है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर ये लोग बना सकते हैं ना, बहुत चतुर होते हैं। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7,
बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? तो बेटा यहाँ बैल खड़ा है, तो यहाँ पर अब बैल खड़ा है भैया, ये तो बिल्कुल अब नॉर्मल सी बात है ना कि बैल खड़ा है, इसका मतलब कोई क्या समझेगा, केवल बैल खड़ा है यही समझेगा ना। तो यहाँ पर बैल में पूछा गया है तो ये नामवाची हो जाएगा। जब नामवाची हो जाएगा तो अभिधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिधा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। 7वें का आंसर ए हो गया है। ठीक है। 8वां है लक्षणा की शर्तों की संख्या क्या है? तो बेटा लक्षणा की जो शर्तों की संख्या है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। कौन कौन सी होती है? लक्ष्यार्थ वगैरह। ठीक है, जो हमने बोला था कि लक्षणा की शर्तों की संख्या 3 होती है, तो लक्ष्यार्थ हो जाएगी। उसी में हमने पढ़ा था, इन्हीं में हमने पढ़ा था कि रूढ़ा जो है ना, ये रूढ़िवादिता पर चलेंगी, ये प्रयोजन पर चलेंगी। ये किस पर चलेंगी बेटा? प्रयोजन पर चलेंगी। ठीक है। तो ये जो हमारे शर्तें हैं, ये हमारी कितनी शर्तें हैं लक्षणा की? तो 3 शर्तें हैं बेटा, इसको ध्यान रखना। ऐसे ही एग्जैक्ट याद रख लेना कि लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी है, तो 3 हो जाएगी। ठीक है। चलिए, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? तो लक्षणा की शर्तों में शामिल कौन सा नहीं है बेटा? मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, और रूढ़ या प्रयोजन। तो रूढ़ या प्रयोजन और लक्ष्यार्थ वगैरह हम आपको बता चुके हैं पहले। लक्ष्यार्थ वगैरह हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है। मुख्यार्थ में बाधा होगी तभी तो लक्षणा होगी। देखो, मुख्यार्थ वास्तविकता में किसको बोला जाता है? अभिधा को बोला जाता है। मुख्य अर्थ प्रकट करने वाली कौन सी होती है? अभिधा होती है। ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि लक्ष्यार्थ अर्थ प्रकट करने वाली, रूढ़ी और प्रयोजन, ये इनकी 3 क्या होती हैं? शर्तें होती हैं। अब हमें से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सी शर्त शामिल नहीं है। तो मुख्यार्थ में बाधा जो लिखा है, इसका मतलब है कि अभिधा में बाधा होने पर ही तो लक्षणा होगी। तो ये भी बिल्कुल हमारा सही है। मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है। मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, तो मुख्यार्थ का जब लक्ष्यार्थ से संबंध हो जाएगा तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। रूढ़ी और प्रयोजनवती, तो रूढ़ा या प्रयोजनवती, ये भी हमारी शर्तों में शामिल है। लेकिन व्यंग्यार्थ तो ये व्यंजना शब्द शक्ति में है ना, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा समझ लोगे आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है। अर्थ बस समझना है कि वहां पर पूछा क्या जा रहा है। जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ा या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अर्थ लक्षित हो वहां शब्द शक्ति होती है। तो बेटा जहां पूछा जा रहा है कि मुख्यार्थ की बाधा हो जाए, और रूढ़ी और प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से क्या हो जाए? संबंध हो जाए, तो वहां पर तो बेटा लक्षणा ही होगी। वहां पर क्या होगी? लक्षणा होगी, क्योंकि भाई मुख्यार्थ से क्या हो गई? बाधा हो गई। मुख्यार्थ में क्या हो गई? बाधा हो गई। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, अनिल ने सुनील से कहा कि तुम बैल हो, तो बेटा यहाँ बैल आ गया। अब देखो, इन ना तो अनिल और सुनील में से कोई बैल नहीं है, अनिल और सुनील में से कोई बैल नहीं है, फिर भी बैल वहाँ शब्द प्रयोग किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो अनिल ने सुनील से कहा, तो जो सुनील के गुण हैं वो कहीं ना कहीं बैल से मिल रहे होंगे। जो लक्षण हैं वो किससे मिल रहे होंगे? बैल से मिल रहे होंगे। वहीं इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? लक्षणा हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कौन सा बेटा सही रहेगा? बी नंबर सही रहेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वह है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कहाँ होता है बेटा? तो लक्षणा में होता है। क्लियर है? चलिए 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है? रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है? तो रूढ़ा और प्रयोजनवती किसके भेद हैं? आपको बस इतना पता होना चाहिए। तो ये किसके भेद हैं बेटा? लक्षणा के भेद हैं। किसके भेद हैं? लक्षणा के। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर। अब देखिए, अभिधा भी असमर्थ है, लक्षणा भी असमर्थ है, तो अब कौन सी होगी? तो अब आपको बिना टेंशन लिए हुए आपको क्या लेना है? व्यंजना शब्द शक्ति लेना है।
क्लियर है, क्योंकि तीन तो हमारी शब्द शक्तियाँ ही हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा को यहाँ फेल कर दिया, लक्षणा को भी यहाँ पर असमर्थ कर दिया, तो अगला क्या होगा, व्यंजना होगा। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। शाब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो अब देखिए, इतनी टाइम से आप लक्षणा पढ़ रहे होंगे, तो बेटा अभिधा का तो कोई भेद नहीं है, लक्षणा का आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ पर अब बचा किसका है, व्यंजना का। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बेटा 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन है कि व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? अब बताइए भैया, ये हमने पहले आपको पढ़ा दिया है। तो देखो बेटा, व्यंजना से जो भी अर्थ प्रतीत होता है तो वो होता है कौन सा, व्यंग्यार्थ। कौन सा होता है, व्यंग्यार्थ। वाक्यार्थ जो होगा वो अभिधा से होगा। ठीक है, बोधार्थ जो होगा वो अभिधार्थ से होगा। ठीक है, इसके बाद प्रकरणार्थ ये लिखा हुआ है, लेकिन ये वास्तविकता में लक्षणा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, है ना, व्यंग्यार्थ अर्थ प्रकट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने उपभेद होते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति के उपभेद आपको बताना है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ था आर्थी और शाब्दी। कौन सा, आर्थी और शाब्दी। तो बेटा कितने भेद हो गए, तो यहाँ पर दो ही भेद होते हैं। कितने उपभेद, दो भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डायग्राम देख लोगे आराम से, ये उपभेद वाली कहानी आपसे बन जाएगी। अगला है शब्दों का ग्रहण करने वाली शक्ति। शब्दों का ग्रहण करने वाली शक्ति क्या होती है, तो शब्द शक्ति होती है। शब्दों का अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्तियाँ हैं। क्या है बेटा, शब्द शक्तियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर, सीधा अर्थ बोध कराती है। सीधा अर्थ बोध कराती है, तो सीधा अर्थ बोध कौन सी शब्द शक्ति कराती है, तो अभिधा शब्द शक्ति कराती है। ये मतलब यहाँ वहाँ नहीं भटकाती है, हमें सीधा अर्थ देती है। कौन सी, अभिधा शब्द शक्ति होती है। तीसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका कि वाह वाह क्या कहना, आप तो पूरे पंडित हैं। वाह वाह क्या कहना, आप तो पूरे पंडित हैं। तो पूरे पंडित देखने से उन्होंने क्या देखा होगा, बेटा लक्षण देखे होंगे। क्या देखे होंगे, लक्षण देखे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, चलिए इसके बाद होता है अंधा अंधो ठेलिया। अंधे ने अंधा को ठेल दिया, दोनों कूप पड़ंत, यानी दोनों ही कूप में गिर गए। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, लिखा हुआ है साध्यवसान लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो बेटा ध्यान रखना कि अंधे ने अंधे को ठेल दिया, तो जो साध्यवसान लक्षणा होती है, ये मतलब ऐसा ही थोड़ा सा अगर आप और गहराई में जाओगे तो इतना ज़्यादा भी गहराई में नहीं जाना है। यहाँ पर जो साध्यवसान आया है मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है जब दोनों में समानता बताई जाए। जब क्या हो जाए बेटा, दोनों में समानता बताई जाए। ठीक है, तो अंधो अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। तो यहाँ पर अब ये मान करके चलिए कि ये हमारी एक लोकोक्ति हो गई। क्या हो गई बेटा, लोकोक्ति हो गई। नहीं लग रहा है आपको, अंधो अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, यानी कि आपने क्या कर दिया, एक अंधा है, उस अंधे ने उस दूसरे अंधे को ठेल दिया और दोनों ही कुएं में गिर गए। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि भाई एक चोर था, उसने दूसरे से चोरी करवाई और दोनों ही क्या हो गए, फंस गए, तो ये हमारी एक लोकोक्ति लग रही है। अब जब ये लोकोक्ति लग रही है तो ये लक्षणा में होगी, और लक्षणा में होगी तो कौन सी लक्षणा में, तो साध्यवसान लक्षणा में। अब ये साध्यवसान क्या है, तो बेटा जहाँ पर समानता वाले लक्षण दिखाई दें तो वहाँ पर क्या होती है, साध्यवसान लक्षणा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहें कबीर भीतर विद्या, कहें कबीर भीतर विद्या, सतगुरु के हथियार। तो ध्यान रखना, जब हमारी कोई पंक्ति बिल्कुल एकदम प्रयोजन से बोली जाए, किससे बोली जाए, प्रयोजन से बोली जाए, तो वहाँ पर कौन सी होती है, प्रयोजनवती लक्षणा होती है। तो यहाँ पर देखो, कहें कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियार, यानी कबीर कह रहे हैं कि जो हमारी आंतरिक विद्या होती है या भीतर वाली विद्या होती है, वो ही सतगुरु के क्या होते हैं, हथियार होते हैं। तो ये तो भाई पूरा प्रयोजन है ना, पूरा प्रयोजन है कि वो सतगुरु के हथियारों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, वो हथियारों के बारे में बताना चाहते हैं, और विद्या को उन्होंने क्या बताया, हथियार। तो यहाँ लक्षणा भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा प्रयोजनवती लक्षणा। क्लियर, चलिए अगला है, कौन सी शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि ध्वनि पर आधारित होने वाली कौन सी ऐसी शक्ति है। तो यहाँ पर ध्वनि, तो ध्वनि पे तो भैया व्यंजना होगी। ध्वनि पर कौन सी होगी, व्यंजना होगी, क्योंकि जब ध्वनि निकलेगी तो कई सारे अर्थ निकलेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एग्जैक्ट याद कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ कौन, अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति में तो बेटा कौन सा अर्थ प्रकट होता है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था वाच्यार्थ। कौन सा? वाच्यार्थ, ठीक है। कौन सा अर्थ प्रकट होगा, तो वाच्यार्थ अर्थ प्रकट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वाच्यार्थ हो जाएगा। अभिधा में कौन सा होता है, वाच्यार्थ। अगर आप लोगों को थोड़ा पिछले प्रश्न में डाउट हो तो हम उसको और एक बार क्लियर कर देते हैं बेटा। जब आप हमारे ऊपर लिखे हुए थ्योरी को पढ़ोगे तो उसमें जब व्यंजनार्थ को पढ़ोगे, जब किसको पढ़ोगे, व्यंजना शब्द शक्ति को पढ़ोगे, तो व्यंजना शब्द शक्ति में हमने एक लिखा हुआ है कि जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वो ध्वनार्थ अर्थ प्रकट करती है। कौन सा? ध्वनार्थ अर्थ प्रकट करती है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ोगे तो यही जो है, यही हमसे यहाँ पूछा गया है कि कौन सी शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है, यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति। भाई व्यंजना ही तो है जो ध्वनार्थ अर्थ प्रकट करती है। क्लियर है? आगे आप पहले जो जाओगे ना तो थ्योरी में पढ़ लेना। इसके बाद है 19वां हो गया हमारा। अगला है पंजाब शेर है। पंजाब शेर है, वाक्य में व्यंजक शब्द आपको बताना है। तो बेटा व्यंजक का तो क्या होता है, कई अर्थ निकलने चाहिए, लेकिन यहाँ तो इन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है कि पंजाब जो है वो क्या है बेटा, शेर है। अब पंजाब जब शेर हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हमें वाक्य में व्यंजक शब्द बताना है। तो बेटा जब लक्षणी शब्द शक्ति है तो यहाँ क्या पंजाब में व्यंजक लगा दोगे, शेर में व्यंजक लगा दोगे, या है में व्यंजक लगा दोगे? तो भाई हम किसी में व्यंजक नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्लियर? आशा करते हैं कि इतना जो आपको बताया है ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। शब्द शक्तियों में इतना ही आपको पढ़ना है। अगली वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं इकाई 9 के या तो रस लाएंगे या फिर छंद आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से, या फिर काव्य दोष आएंगे, काव्य गुण आएंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर के आएंगे। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर तो आप लोग करते नहीं हो क्योंकि कंपटीशन आप लोग बढ़ाना नहीं चाहते हो, तो बेटा फिर भी शेयर कर दीजिए। सब लोग नहीं पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना होता है सिर्फ वही पढ़ता है, और जिसको पढ़ना होता है वो वीडियो खोज भी लेता है, ठीक है। अगर आप शेयर कर देंगे तो हमारे थोड़े बहुत सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों से, भाई बहनों से करवाएं। आगे चल करके हर किसी को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगर मैं अच्छी वीडियो बनाता हूं तो ज़रूर आप शेयर करेंगे, ठीक है। और साथ में आपको सूचना भी दे दें कि अभी भी जो PDF हैं वो 99 रुपये में मिल रही हैं। उसमें 99 में आपको इकाई 9 की भी अब PDF जो भी हमने पढ़ा दिया है वो आपको मिल जाएगी। उसी में 99 में ही PDF आप लोगों को मिलेंगी ये, ठीक है। तो भाई तीनों PDF यदि आप 12 से और 20 तक आप खरीदते हैं तो उसमें आपको ये सारी PDF हैं बिल्कुल दी जाएंगी। इसके बाद हमने कल जो आपको पढ़ाया था, कल जो आपके अलंकार पढ़ाए थे, उसकी PDF का मैंने मूल्य जो रखा था वो 39 रुपये था। तो अगर जिसको अलंकार की PDF चाहिए उसका जो मूल्य होगा वो 39 होगा, ठीक है। 1-2 दिन में उसमें रस और छंद जुड़ जाएंगे तो उसका मूल्य जो है वो 49 हो जाएगा, है ना। ज़्यादा नहीं होगा, मात्र 49 रुपये होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को क्लास में बने रहने के लिए। आशा करते हैं कि आपका जो भविष्य हो वो उज्जवल बने। क्लियर है? चलिए।